अच्छा, तो ये चलाया क्या डेटा सेट? हाँ नहीं, ये नहीं चलाया मैंने। हाँ, मैंने इसके अंदर जो है ना कल एक्यूरेसी नहीं आ रही थी, तो मैंने ना 2 चेंजेस किए। वो ये कि एक तो ना मैंने नेटवर्क आर्किटेक्चर इसका चेंज किया है। नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब बस 2 लेयर रखी है, एक इनपुट लेयर और उसके बाद डायरेक्टली आउटपुट लेयर। और इनपुट लेयर के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स है वो मैंने 16 रखे हैं। और फिर आउटपुट लेयर में तो एक ही न्यूरॉन होगा क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। एक तो ये चीज़ चेंज की है। दूसरी चीज़ मैंने ये चेंज की है कि बैच साइज को मैंने 8 रखा है। और तीसरी चीज़ मैंने ये चेंज किया कि ईपॉक्स मैंने 1000 रख दिया है। इससे जो है वो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है ये काम करने से। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो बस हिडन एंड ट्रायल से की है, और कोई जो है ना वो इसका तरीका नहीं था। तो इसको जो है ना एक काम, अच्छा इस कोडिंग में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो मुझसे पूछ लेना भाई। अगर कोई भी चीज़ जो हाँ, है वो, ये वाली चीज़ समझ में आ गई थी, ये कल मैंने एंड में जल्दी जल्दी कर दिया था, ये समझ में आ गया था। कोडिंग ना जो तुम समझा रहे थे, हाँ, बैच समझ में, हाँ हाँ सब समझ ये में आया था, हाँ आ गया था ना, सही है। हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ। मैं एक काम ये कर रहा हूँ, मैं ना इसको रन करके दिखाता हूँ। मैं ये वाले सेल पे क्लिक कर रहा हूँ। ये वाला सेल क्या कर रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा होगा रिस्टार्ट द कर्नल देन रीरन द होल नोटबुक। ये कर्नल को रिस्टार्ट करता है और होल बुक को जो है ना वो एक ही साथ ऑन द वन गो ये रन कर देता है। तो सही। रिस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स। पहला सेल रन हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया, छठा भी हो गया। और ये इस तरीके से रन करेगा। अच्छा, थोड़ा सा ना ये टाइम लेगा, ये तकरीबन 1000 इपॉक्स रन होने में तकरीबन 5 मिनट तो पूरे के पूरे लगेंगे ही लगेंगे। अच्छा, जब तक जो है ना वो एक काम करते हैं, इसकी एक्यूरेसी आ जाएगी। और मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मोटी मोटी बातें। वो सही। ये कि डेटा को मॉडल में भेजने से पहले जो है वो हमें डेटा को नॉर्मलाइज करना होता है। हम्म। नंबर वन, पहली एक इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद डेटा को वेक्टराइज करना होता है, रीशेप करना होता है, और उसको जो है वो फ्लोट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। उसके बाद जो है फिर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग नेटवर्क बनाते हैं तो लेयर्स हमारी मर्जी है, हम जितनी चाहें लेयर्स बना सकते हैं। और उस लेयर्स में जितने चाहें हम लोग नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हम लोग रख सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है। बस जो आउटपुट लेयर होगी उसका जो न्यूरॉन और उसका जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो डिपेंड करेगा आपकी प्रॉब्लम टाइप पर। जैसी प्रॉब्लम होगी उसी तरह के यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूरॉन आएगा और उसी तरह का यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन आएगा। अगर प्रॉब्लम बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो एक ही न्यूरॉन आएगा क्योंकि आउटपुट हमें एक ही चाहिए, यस या नो के अंदर चाहिए। और एक्टिवेशन फंक्शन हमेशा बाइनरी क्लासिफिकेशन में सिग्मॉइड यूज होगा, ये बात हमेशा याद रखनी है। इसके बाद जो बीच की जो लेयर्स होंगी, आउटपुट लेयर से पहले की जो लेयर्स होंगी, उनमें हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन रेलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनपुट शेप हम बता देंगे, जो भी हमारी इमेज है वो कितने शेप की इमेज है, उसका जो वेक्टर है वो कितने शेप का बना हुआ है। ऑप्टिमाइजर हम लोग एसजीडी भी यूज कर सकते हैं, एडम ऑप्टिमाइजर भी यूज कर सकते हैं, आरएमएस क्रॉप भी यूज कर सकते हैं। कौन सा करना है ये मॉडल चला चला के देखो, जिससे अच्छी एक्यूरेसी आ गई वो कर लेंगे। लॉस फंक्शन फिक्स है। लॉस फंक्शन जो है वो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज होता रहेगा, जैसी प्रॉब्लम वैसा लॉस फंक्शन। बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए लॉस फंक्शन बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी होगा। अच्छा, उसके सही। बाद जो है ईपॉक्स भी हम पे डिपेंड करते हैं, हम कितनी चलाना चाह रहे हैं। चलाते रहो, जितनी ईपॉक्स पे अच्छी एक्यूरेसी आ जाए तो वहां पे जो है वो रोक दो। बैच साइज भी हम पे डिपेंड करता है कितना हम रखना चाह रहे हैं, चेंज कर करके देखते रहो। जितने बैच साइज पे अच्छी एक्यूरेसी आ जाए उन उसको हम रहने देंगे। और इन शॉर्ट इन तमाम चीजों के कम्बिनेशन से जो है वो अच्छी, जो जिस पर अच्छी एक्यूरेसी आ रही होगी उस मॉडल आर्किटेक्चर को हम बनाएंगे। ये जो पूरी चीज है ना ये मॉडल आर्किटेक्चर कहलाता है। यानी कि मैंने 2 लेयर्स लगाई हैं। पहले लेयर में जो है वो 16 हिडन यूनिट्स हैं, और आखिरी लेयर के अंदर एक हिडन यूनिट है। ऑप्टिमाइजर ये यूज किया, लॉस ये यूज किया, ईपॉक 1000 है, बैच साइज 8 है। तो ये पूरा का पूरा मॉडल आर्किटेक्चर है। और ये सारी वैल्यूज, ये 16 और 2 लेयर और 1000 ईपॉक और बैच साइज 8, ये सब हिडन एंड ट्रायल से यूज किया है। और इन तमाम चीजों के कम्बिनेशन से जो है वो एक्यूरेसी देखो कितनी आई है। अच्छा, इसके लिए अभी कोड रन हो रहा है ये?
हाँ ये रन हो रहा है ना, ये देखो ना 1000 इपॉक्स में अच्छा खासा हाँ देखो। हाँ। एक्यूरेसी ना वन वन पे आ गई, यानी कि पूरी 100% एक्यूरेसी आ चुकी है। और अभी इपॉक 1000 पूरी हुई भी नहीं है, 229 इपॉक हुई है और 100% एक्यूरेसी आ गई है, और इससे ज्यादा वो बढ़ नहीं रही है, बस वो बार बार 1000 ही दे रहा है। अगर मुझे ये पता चल गया है कि ये 229 या जितने भी एक मतलब उस पे इसकी एक्यूरेसी 100% हो गई है, तो फिर हाँ मैं नेक्स्ट टाइम उसको इस मॉडल को उसी उसी उस पे इपॉक्स पे चलाऊं, हाँ, ये 300 भी पे कर चला सकते, हाँ ये भी कर सकते हो। ट्राई करके देखूंगा मैं। हाँ करके देख लें। अच्छा तो ये अभी 1000 पे जाने पे तो जो है ना वो टाइम लेगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, नेटवर्क डॉट इवेल्युएट क्या करता है, वो टेस्ट डेटा की एक्यूरेसी हमें बताता है। और प्रिडिक्ट क्या करता है, प्रिडिक्ट ये करता है कि वो सिर्फ हमें जो है ना वो वैल्यूज बताता है, उसके अंदर हम लोग इमेजेस पास करते हैं, इमेजेस पास कर दी, उन इमेजेस की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज दे देगा, और उसको हमने प्रिडिक्शन की लिस्ट के अंदर स्टोर करा दिया। और फिर हम लोगों ने ये देखा था कि ये जो है वो तमाम जो है ना वो लाइन बाय लाइन शो करेगा। हमने बताया कि अगर प्रिडिक्शन 0.5 से ग्रेटर है तो इमेज इज अ कैट, और वरना इमेज जो है वो नॉन कैट है। और यहाँ पे हमने प्रिडिक्शन वाली लिस्ट को लूप करवाया, और यहाँ पे हमने जो ओरिजिनल लेबल था टेस्ट सेट वाई के अंदर जो ओरिजिनल लेबल थे उनको लूप करवाए, कंपेयर करवाने के लिए, ये देखने के लिए कि जो प्रिडिक्शन हुई है वो कितनी ज्यादा सही हुई है। सही सही सही, हाँ। सही है, तो अभी तो ये अच्छा खासा रहता है। मैं जब तक एक और नोटबुक क्रिएट कर लेता हूँ, आज जो है ना एमनेस्ट की प्रॉब्लम कर लेते हैं। अच्छा, तुमने जो डेटा भेजा था, जो कोड भेजा, उसके अंदर वो फाइल भी मौजूद होगी ना, क्या ये जो इमेजेस की जो फाइल थी? मैंने तीनों चीजें एक साथ भेजी है ना। सही, हाँ सही सही। बस हमें टाइम नहीं मिला, चलो अच्छा भाई, तो ये जो एमनेस्ट का डेटा है ना, ये हमारे बुक की पहली प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे इस पे इख्तिलाफ है, ये पहली नहीं होनी चाहिए बिगनर्स के लिए। कहाँ चला गया? अच्छा ये कितना हुआ भाई? चल रहा है। अच्छा, ये जो एमनेस्ट वाली प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। वो थी बाइनरी क्लासिफिकेशन, ये है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। पता नहीं बुक वाले ने यार डायरेक्ट मल्टी क्लास क्यों पढ़ा दी, उसको पहले बाइनरी क्लासिफिकेशन की एक एग्जांपल करानी चाहिए थी, डायरेक्टली मल्टी क्लास पे चला गया बुक वाला। अच्छा, मल्टी क्लास बाइनरी क्लासिफिकेशन का मतलब तो ये होता है कि दो चीजों के दरमियान जो है वो वेरीफाई, दो चीजों के दरमियान प्रिडिक्शन करना कि आइदर ये चीज, आइदर ये वाली चीज है या ये वाली चीज। जैसे कि कैट के अंदर हमने देखा कि हम लोग इमेजेस देंगे, बस हमारा मॉडल सिर्फ ये बताएगा कि वो इमेज कैट की है या कैट की नहीं है, बस हमारा मॉडल ये बताएगा। मल्टी क्लास का मतलब हम अपने मॉडल को सिर्फ जो है वो और भी ज्यादा पिक्चर्स पे ट्रेन करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ये भी हो सकता है कि हम अपने मॉडल को प्रिडिक्ट करवाएं कि भाई वो ट्रेन करवाएं कि वो ये प्रिडिक्ट करे कि जो मैंने इमेज दी है वो कैट की है या डॉग की है या कैमल की है या काऊ की है। इस तरीके से ना जो है ना वो 4-5 जानवरों के ऊपर मैं ट्रेन करवाना चाह रहा हूँ, और वो उसको जो है वो प्रिडिक्ट करवाए। तो ये प्रॉब्लम कहलाएगी मल्टी क्लास, क्योंकि अब यहाँ पे क्लास एक नहीं है, यहाँ पे मल्टी क्लास हो गई है। वहां पे दो क्लासेस थी, यस या नो, लिहाजा वो बाइनरी क्लासिफिकेशन थी। यहाँ पे जो है वो एक से दो से ज्यादा क्लासेस हैं, तो लिहाजा ये है मल्टी क्लास
क्लासिफिकेशन, और मैं नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी। अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपने मॉडल को ट्रेन करवाना है कि वो ये प्रिडिक्ट करे कैट, डॉग, कैमल, काउ और एक और कोई भी जो है ना हॉर्स, हॉर्स ले लो, सही है। ये 5 जानवरों पे प्रिडिक्ट करवाना है कि इन 5 में से कौन सा जानवर है, और सही है। तो ये 5 क्लासें बन रही हैं, बल्कि 6 क्लासें बनेंगी। 6 क्यों बनेंगी, 5 तो जानवर हो गए और छठी वो वैल्यू होगी जिसमें वो ये बोलेगा कि भाई इनमें से कोई भी नहीं है। हाँ सही सही सही। तो ये टोटल 6 क्लासें इस तरीके से बन गई। लेकिन वैसे 5 भी बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, 5 भी बना सकते हैं। सही। अच्छा, ये हो चुका है, ये रन हो चुका है, और मैं इसकी एक्यूरेसी दिखाऊं, पूरी 100% एक्यूरेसी है। और टेस्टिंग एक्यूरेसी देखो, लेकिन देखो 100% नहीं आई है। टेस्ट एक्यूरेसी कितनी आई है, 74%। दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग, इसको बोलते हैं ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग को अगर देसी लफ्जों में बोला जाए तो मॉडल ने जो है ना वो सिर्फ रट्टा लगा लिया, यानी कि उसने ट्रेनिंग तो अच्छी कर ली बहुत ज्यादा, लेकिन जब एग्जाम का वक्त आया तो उसने इतना बुरी तरीके से रट्टा लगाया हुआ था कि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए। ये ट्रेनिंग का तो वक्त यार था ये उसका। इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह क्या होती है कि भाई उसने ट्रेनिंग उसकी अच्छी हुई। रट्टा, ये मैं बोलते रहा हूँ, वो रट्टा लगाता है। देखो मेरी बात सुनो, इसकी वजह ये होती है, हमें करवाना ये है, हमें कर्व फिटिंग करवाना है। हमारी प्रॉब्लम है कर्व फिटिंग की, सही है। मॉडल करता है कर्व फिटिंग। अब जो है ना वो पॉइंट्स इस तरीके से जो है ना, ये देखो, ये ये हमारे ट्रेनिंग पॉइंट्स जो हैं वो इस तरीके से हैं, सही है। मिसाल के तौर पे अब मुझे एक बेस्ट फिट लाइन चाहिए, तो बेस्ट फिट लाइन इसकी क्या होगी, इसकी फॉर एग्जांपल जो है वो बेस्ट फिट लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से शायद इसकी बेस्ट फिट लाइन आ जाए, ठीक है। सही। ये तो कहलाएगा कर्व फिटिंग, और इस सूरत में जो है वो मॉडल ने कोई रट्टा नहीं लगाया। लेकिन बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करवाने से होगा ये कि मॉडल रट्टा लगाना शुरू कर देगा। रट्टा लगाने का मतलब वो कुछ इस तरीके से बनाएगा, वो इस तरीके से जो है ना ये करना शुरू कर देगा, ऐसे, ये 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 काम करना शुरू कर देगा वो। इसका मतलब वो बेस्ट फिट कर्व नहीं निकाल रहा। अब मिसाल के तौर पे ये जो ट्रेनिंग डेटा था, अब टेस्ट डेटा जो है वो कहाँ होगा। अब टेस्ट डेटा भी जाहिर सी बात है कि कहीं आगे पीछे होगा, तो ये जो बेस्ट फिट लाइन है वो उस टेस्ट डेटा को सेटिस्फाई करेगी। लेकिन ये जो अजीब सा कर्व इसने जो है हर एक पॉइंट पर, ये हर एक पॉइंट से ये गुजर रहा है। अब हो सकता है कि टेस्ट के वक्त जो है ना ये वाला कर्व जो है वो ऊपर चला जाए, लेकिन जो असल में जो इमेज थी वो जो है वो इससे बिल्कुल ही कहीं और थी, वो यहाँ थी। तो अगर तुम हाँ गौर सही। करो, अगर तुम गौर करो तो हमारा जो ये जो रेड वाली हमारी लाइन है जो कि बेस्ट फिट कर्व था, इसका एरर जो है वो इससे कम होगा। और और जो ये जो ब्लू वाला कर्व है इसका एरर देखो कितना ज्यादा होगा। हम्म। वो रिप्रेजेंटेशन जो है ना बिल्कुल मेमोराइज करना शुरू कर देता है, उसको जो है ना लॉजिक नहीं निकालता, रिप्रेजेंटेशन की लॉजिक नहीं निकालता है, वो बस उसको याद करना शुरू कर देता है, वो रट्टा मारना शुरू कर देता है। लिहाजा जो है ना वो फिर टेस्टिंग के वक्त अच्छा काम नहीं करता। इस चीज को बोलते हैं ओवर फिटिंग। समझ गया। अच्छा, ओवर फिटिंग से कैसे बचते हैं ये हमारा इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही जो है ना वो आ जाएगा। ओवर फिटिंग से बचना, और बहुत ज्यादा ओवर, अच्छा ओवर फिटिंग को हाई वेरिएंस प्रॉब्लम भी बोलते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या किया आगे, ये 74% टेस्टिंग एक्यूरेसी है। और फिर देखो इसने जो है ना वो इमेजेस जो है ना वो प्रिडिक्ट किए, प्रिडिक्शन वाली इमेजेस ये हैं। 0 से लेके 4 तक जो है ना वो कैट है, 5 6 नॉन कैट है। अगर ओरिजिनल देखूं तो 0 से लेके 4 तक कैट है, और 5 नॉन कैट है, और 6 दोबारा से कैट है। लेकिन हमारा मॉडल जो है ना वो 6 को भी नॉन कैट कह रहा है। फिर सही। 14 13 तक कैट है और 14 नॉन कैट है। 13, ये 12 तक कैट कह रहा है, 13 को नॉन कैट बोल रहा है, जबकि 13 कैट है। 14 जो है वो नॉन कैट है। तो कुछ कुछ इसने गलत भी जो है वो गलत प्रिडिक्शन भी किए, जाहिर सी बात है। 74% टेस्टिंग एक्यूरेसी है। 74% एक्यूरेसी का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर जो है वो टेस्ट डेटा सेट के अंदर अगर 100 इमेजेस होंगी,
तो उन 100 में से ये सिर्फ और सिर्फ 74 इमेजेस को सही क्लासिफाई कर पाएगा, बाकी 26 इमेजेस को ये सही क्लासिफाई नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है। सही। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम तो हो गई खत्म। अब इसमें अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम लोग एमनेस्ट के ऊपर चले आते हैं। नहीं अभी तो फिलहाल सही, लेकिन अगर मैं वैसे रन करके देखूंगा आज ही ना, फिर मैं तुमसे पूछ लूंगा। चलो ठीक है, हम लोग समझ में तो आ एमनेस्ट गया। के ऊपर आ जाते हैं। एमनेस्ट का जो डेटा सेट है, लिखा है द प्रॉब्लम वी आर ट्राइंग टू सॉल्व हियर इज टू क्लासिफाई ग्रे स्केल इमेजेस। अच्छा, अब इसमें ग्रे स्केल इमेजेस हैं, यानी कि 3 चैनल नहीं होंगे, एक ही चैनल होगा ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स, जिसके अंदर हैंड रिटन डिजिट्स लिखे हुए जो कि 28 by 28 पिक्सल्स हैं, इनटू दियर 10 कैटेगरीज 0 through 9। यानी कि जो इमेजेस है ना, वो इमेजेस हैंड रिटन नंबर्स लिखे हुए हैं, उन इमेजेस के अंदर 0 से लेकर 9 तक के हैंड रिटन नंबर्स हैं। अगर 0 से 9 तक के हैंड रिटन नंबर्स हैं, इसका मतलब 10 क्लासेस हो गई या 10 कैटेगरीज हो गई। हाँ समझ गया, सही। सही है। इट्स अ सेट ऑफ 60,000 ट्रेनिंग इमेजेस, 60,000 ट्रेनिंग इमेजेस। अच्छा, ये जो एमनेस्ट का डेटा सेट है ना, ये हमें डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ये केरस के साथ पैक होके आता ही है, बस हमें इसको इंपोर्ट कराना है। अच्छा, सैंपल के तौर पर उन्होंने खुद ही रख दिया। हाँ, हमें इसको इंपोर्ट कराना है, जैसे कि हमने कैट वाले को डाउनलोड किया था ना, इसको डाउनलोड नहीं हाँ करना है, इसको बस इंपोर्ट कराना है। ये केरस के साथ पैक आता है। इसके अंदर लिखा हुआ सही। है कि इस डेटा सेट के अंदर 60,000 ट्रेनिंग इमेजेस है प्लस 10,000 टेस्ट इमेजेस, जिसके अंदर 10,000 टेस्ट इमेजेस है असेंबल्ड बाय नेशनल, वो जिसने भी असेंबल किया था। अब आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि क्या ये इस तरीके की जो है ना, ये एग्जाम्पल दी हुई, ये हैंड रिटन डिजिट्स हैं इस तरीके से, और उनके कॉरिस्पॉन्डिंग लेबल्स लगे हुए हैं कि ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, उस पर लेबल्स भी लिखे हुए हैं। सही है। सही। अच्छा, तो इसको जो है, ये मेरे पास कोड बना हुआ नहीं है, मैं बनाऊंगा। तो ये लेबल ही है, ओरिजिनल तस्वीर है जिनको हमें टैच करवाना है। 0 क्या to बोल 4 रहे हो? कह रहा हूँ, ये 0 to 4 3 वाली ये लेबल है, इमेजेस हैं। ये इमेजेस हैं, ये इमेजेस हैं, तो ये बोल रहे हैं, ये लेबल नहीं है। हाँ ये इमेजेस हैं। लेबल तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे ना, 0 2 4 3 लेबल्स तो हम लोग देंगे। वही ठीक है। वही। अच्छा, तो एक काम ये कर लेना कि ये जो बुक है ना, बुक, ये टेंसर फ्लो 1 के वर्जन की है, लेकिन टेंसर फ्लो 2 के अंदर क्या है कि केरस यूज करने के लिए हमें टेंसर फ्लो डॉट केरस लिखना होता है। तो जहां जहां केरस का लफ्ज आए बुक के अंदर, तो कोड चलाते वक्त खुद से टेंसर फ्लो डॉट केरस कर लेना, इम्पोर्ट एमनेस्ट, और हमने बोला एमनेस्ट डॉट लोड डेटा। एमनेस्ट डॉट लोड डेटा क्या करेगा, ये हमें 4 चीजें रिटर्न करेगा। ट्रेन इमेजेस रिटर्न करेगा, ट्रेन लेबल्स रिटर्न करेगा, टेस्ट इमेजेस रिटर्न करेगा, और टेस्ट लेबल्स रिटर्न करेगा। ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लगाओ तो काम चल जाएगा। सही। अच्छा, उसके बाद ट्रेन इमेजेस डॉट शेप, ट्रेन इमेजेस की शेप देख लिए बस। अच्छा, डाउनलोड हो रहा है भाई ये। हो गया डाउनलोड। ट्रेन इमेजेस डॉट शेप, ट्रेन इमेजेस जो है वो 60,000 इमेजेस हैं 28 बाय 28। अच्छा, आज देख रहे हो आज चैनल नहीं आ रहा, चैनल इसलिए हाँ नहीं आ सही, रहा क्योंकि ग्रे स्केल इमेजेस हैं ये। एक ही चैनल है। हाँ, एक ही चैनल है। ट्रेन लेबल्स, ट्रेन लेबल्स देखो, लेबल देखो, यानी कि पहली जो इमेज है ना उसमें 5 लिखा होगा, दूसरी इमेज में 0 लिखा होगा, चौथी इमेज तीसरी इमेज में 4 लिखा होगा, इसलिए ये इस तरीके से लेबल्स आ रहे हैं। टेस्ट इमेज डॉट शेप, टेस्ट इमेज डॉट शेप, और अब ये मैं क्या रन करके बताऊं, ये करके बताऊं या नहीं करके बताऊं? नहीं नहीं, सही है, समझ गया मैं। शेप बता रहा है ना वो उसकी, सही है, टेस्ट इमेजेस की। हाँ, अच्छा, एक काम ये कर लेते हैं, मैं ना एक समझने के लिए यहाँ पर जो है ना वो मैट प्लॉटलिब से करवा देता हूँ। इंपोर्ट मैट प्लॉटलिब डॉट pyplot as plt
मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट हो गया और इसका सिंटेक्स याद नहीं है मुझे। अच्छा, कंट्रोल वी, इंडेक्स चलो 7 ही रख के देखते हैं। ट्रेन इमेजेस, इसका वेरिएबल नेम इसके अंदर ये है हमारे पास, इंडेक्स दे दिया और सही है। ट्रेन सेट वाई, अच्छा ट्रेन सेट वाई ये नहीं है, इसका ट्रेन लेवल चाहिए, कंट्रोल सी। सुनो, इंडेक्स नंबर चेंज करोगे अपना, वो करो क्या नाम है जिसका भी नजर रखना, इंडेक्स नंबर 2। देखो इंडेक्स नंबर यानी कि क्या क्या रखूं बताओ? 2 रखो, ताकि क्योंकि ये अभी इसके ऊपर जो तुमने रन था ना कोड, वो उसका लेबल नजर आ रहा है ना मुझे। ये देखो 2, ये रहा 0 1 2, सही है। मैं ये देखना चाहता हूँ। ये हैंड रिटन इमेज है, ठीक है। अब लेकिन ये ग्रे स्केल तो नहीं है, ये ग्रे स्केल नहीं है। हाँ ग्रे स्केल तो पता नहीं, लग तो नहीं रही। हाँ ग्रे स्केल चलो खैर, उन्होंने बोला तो होगा। वैसे देखो शेप तो यही दिखा रहा है वो, खैर पता नहीं, ये पढ़ना पड़ेगा यार ग्रे स्केल के बारे में, फिर पता नहीं। हाँ ग्रे स्केल तो नहीं लग रही वैसे ये। शेप तो बता रहे हैं ना, कि शेप तो यही कह रहे हैं ना कि वो चैनल हाँ उसका वही है तो। नहीं, इस यहाँ लिखा हुआ भी है ऊपर कि ये ग्रे स्केल इमेजेस नहीं, ये लिखा हुआ है हाँ, ग्रे उन्होंने स्केल कह भी इमेजेस। दिया। तो कह भी रहे, हाँ लग तो नहीं रही है, पता नहीं अब अल्लाह जाने क्या है। खैर अच्छा फिर उसके बाद जो है ना, इसने नेटवर्क आर्किटेक्चर, पूरे को कॉपी कर लिया मैंने। नेटवर्क आर्किटेक्चर बिल्ड किया मैंने फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरस। फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट, अच्छा एक काम करता हूँ, इस इंपोर्ट को ना मैं अलग ही उसमें रख देता हूँ ताकि ना परेशानी ना हो। सही है, ये इंपोर्ट हो गया। और फिर उसके बाद जो है ना मॉडल्स डॉट सीक्वेंशियल नेटवर्क, और इसके अंदर देखो 512 जो है ना इन्होंने न्यूरॉन्स रखे हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि आज डेटा सेट बहुत बड़ा है। पिछला जो डेटा सेट था उसमें सिर्फ 209 इमेजेस थी। एक्टिवेशन वही रेलू लगाया हुआ है, और इनपुट शेप को देखो क्या कर दिया, 28x28, क्योंकि हमें अभी वेक्टराइज करना है। हमने वहां पहले वेक्टराइज कर दिया था, यहाँ पे बाद में वेक्टराइज कर देंगे, बस फिट कराने से पहले वेक्टराइज करना है। ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे कहीं तुम सोचो कि यहाँ पे तो हम लोगों ने यहाँ पहले इधर ही वेक्टराइज कर दिया था और बाद में हम लोगों ने किया था। बस इतना याद रखना कि ये जो फिट वाला स्टेप है ना, इससे पहले वेक्टराइज करना है, क्योंकि इसी स्टेप के अंदर हम लोग डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं ना मॉडल को। तो इस स्टेप से पहले बस वेक्टराइज करना जरूरी है, ठीक है। ठीक। अच्छा और एक और चीज, अब ये देखो 2 लेयर है, ये इनपुट लेयर और डायरेक्टली फिर आउटपुट लेयर है। आउटपुट लेयर के अंदर जो है ना वो नंबर ऑफ न्यूरॉन 10 है। अब ये बात भी हमेशा ध्यान में रखनी है, और एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ है सॉफ्ट मैक्स। ये बात हमेशा तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये जब भी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम आएगी तो जो आउटपुट लेयर के जो न्यूरॉन होंगे वो बराबर होंगे नंबर ऑफ क्लासेस के। जितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी उतने ही आउटपुट न्यूरॉन्स होंगे, आउटपुट लेयर के न्यूरॉन होंगे, ठीक है। और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है वो सॉफ्टमैक्स होता है, अनलाइक बाइनरी क्लासिफिकेशन जिसमें सिग्मॉइड का। हाँ सही। ये सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या करता है, सिग्मॉइड का फंक्शन ये करता था कि वो हमें जो है ना वो वैल्यूज को 0 और 1 के दरमियान मैप करके दे देता था। ये सॉफ्टमैक्स फंक्शन क्या करता है, ये हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देता है। अच्छा देता हमें वो भी प्रोबेबिलिटी था, मतलब वो बताता था 0 या 1 के दरमियान वो प्रोबेबिलिटी ही वो हमें बताता था। ये इमेज की जो है ना वो 0.9% प्रोबेबिलिटी है या 0.4% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये बाकायदा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, ये मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 क्लासेस है ना, तो ये इन तमाम 10 क्लासेस की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देगा, और हर क्लास की प्रोबेबिलिटी बताएगा कि हर क्लास के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सॉफ्टमैक्स फंक्शन ये करता है, समझ में आई बात? समझ गया, हाँ समझ गया। हर क्लास के प्रोबेबिलिटी। हाँ, हाँ और जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी हम अपना आंसर वही मान लेंगे कि भाई हाँ ये प्रिडिक्शन हुई है। सही हो गया। सही है।
अच्छा, उसके बाद कंपाइल किया इन्होंने। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक चीज ये याद रखना, एक चीज अलग दिख रही होगी जो कि है लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन, हाँ। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का लॉस फंक्शन लाजमी कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी होगा। बाइनरी क्लासिफिकेशन का था बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के दो लॉस फंक्शन होते हैं, एक तो होता है कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी और एक और होता है, एक होता है स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, जिससे अच्छी एक्यूरेसी आ जाए वो हम रखेंगे। ये दो जो है ना एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, लॉस फंक्शन होते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के, और बाकी चीजें वही रखी है। ऑप्टिमाइजर आज मैंने चेंज करके आरएमएस प्रॉप किया है। आरएमएस प्रॉप इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। आरएमएस प्रॉप है एक ऑप्टिमाइजर, एक एडम है, एक एसजीडी है। हाँ सही। सही है। और इसके अलावा आगे का स्टेप क्या है? अच्छा, अब देखो फिट करवाने से पहले जो है ना ये क्या कर रहे हैं, ये मॉडल को जो है ना इन्होंने क्या किया, रीशेप किया है और फ्लोट में कन्वर्ट किया है। सही है। देखो पहले क्या किया, ट्रेन इमेजेस डॉट रीशेप, उन 60,000 इमेजेस को जो कि 28 बाय 28 की थी, यहाँ पे हम देख रहे हैं, उनको जो है ना वेक्टराइज कर दिया, जो आगे की जो दोनों डायमेंशन थी उनको मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, ग्रे स्केल है तो इससे 3 आएगा नहीं। सही है। सही है। और इसी तरीके से फिर इसको डॉट एस टाइप के फंक्शन के थ्रू फ्लोट के अंदर टाइपकास्ट करवा के डिवाइड बाय 255 कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। और ये काम टेस्ट इमेजेस के साथ किया, उसको भी वेक्टराइज कर दिया और उसको भी नॉर्मलाइज कर दिया। सुनो, तो ये वाला काम पहले नहीं करना चाहिए था तुमने, बाद में भी कर, मसला नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ भाई, फिट वाले स्टेप से पहले करना है, बस इतना याद रखो। ये जो सही। नेटवर्क डॉट फिट वाला स्टेप है ना, बस इससे पहले करो। अब इससे पहले कहीं हाँ पर भी कर दो, कोई गर्ज नहीं है। सही। मैंने जो कैट वाली प्रॉब्लम थी ना, उसमें तुम कंफ्यूज हो रहे शायद, कि इसमें मैंने ये नेटवर्क बनाने से पहले ही ये वाला काम यहाँ पर कर दिया था, हाँ हाँ, है यही ना। तो तो भाई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। इसके अंदर जो है वो हम लोग बस ये याद रखना है कि फिट से पहले ये वाला काम करना है। हम्म। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें बताऊं कि शायद कंफ्यूज हो जाओ बाद में देखकर, वो ये कि यहाँ पर ना हम लोगों ने ट्रेन, जो ट्रेनिंग लेबल्स है ना, ये ट्रेन लेबल्स नहीं है। ट्रेन सेट वाई का मतलब है वाई लेबल होते हैं और एक्स असल में इमेजेस है। हमने हम्म। लेबल्स को भी जो है ना वो किया है, वेक्टराइज किया है। यहाँ पे लेबल्स को वेक्टराइज नहीं किया है, अगर तुम गौर करो यहाँ पे ना लेबल्स को वेक्टराइज नहीं किया है। उसकी वजह ये है कि लेबल्स जो है ना वो ऑलरेडी वेक्टराइज हैं। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ना ट्रेन लेबल्स, यहाँ पर दिखाता हूँ, प्रिंट ट्रेन लेबल्स डॉट शेप। तो इसलिए जो है ना वो पहले शेप वेप चेक कर लेते हैं, ताकि पता चल जाए कि भाई वो वेक्टराइज है ऑलरेडी या नहीं। तो देखो ये पता चल रहा है, ये 60,000 कॉमा डाला हुआ है, इसका मतलब ये वन डायमेंशनल चीज है। वन डायमेंशनल है, इसका मतलब ये वेक्टराइज है ये। ठीक है। सही। सही है, सही है, सही है। वहाँ पे नहीं थी, हमारे पास वेक्टराइज नहीं थी वहाँ पे ना। नहीं, वहां पे वेक्टराइज कहाँ थी, ये देखो 1 ट्रेन सेट वाई, जो के लेबल्स हैं वो 1,209 आ रहा है, 2 डायमेंशनल आ रहा है। इसको 1 सही। डायमेंशनल बनाना है। समझ। ठीक है। समझ तो गया। ये सब चीजें पता चलती हैं कि कब करना पड़ेगा, कब नहीं करना पड़ेगा, जब हम हर एक का शेप चेक करेंगे। हमें ट्रेन लेबल्स का भी, ट्रेन इमेजेस का भी, टेस्ट लेबल्स का और टेस्ट इमेजेस का, सबका जब हम शेप चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई किसको करने की जरूरत है और किसको करने की जरूरत नहीं है। सही। अच्छा, अब ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि बिल्कुल एक नई चीज है। यहाँ पर की गई है वन हॉट इनकोडिंग। पता है वन हॉट इनकोडिंग? यार ये सर के मुंह से सुना तो था मैंने, याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा। कुछ याद आ जाएगा, तुम थोड़ा सा देना तो होगी। अच्छा, जहां जहां कैरस आएगा वहां वहां टेंसर फ्लो डॉट कैरस कर देना है। अच्छा भाई देखो, वन हॉट इनकोडिंग जो है, कितना टाइम रह गया है?
टाइम तो नहीं खत्म हो जाएगा? अभी नहीं, टाइम है, अभी 10:33 हो रहा है, 10 मिनट हैं। देखो, वन हॉट एनकोडिंग कब करते हैं पहले तो ये समझना है। जब भी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम आएगी तो वन हॉट एनकोड करेंगे हम, अपने लेबल्स को करेंगे, ट्रेन लेबल्स को भी और टेस्ट लेबल्स को भी वन हॉट एनकोड करेंगे जब भी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम आएगी, जब जब करेंगे। सही है। ठीक है। अच्छा, अब ये ना होता क्या है, किस तरह से करते हैं मैं समझाता हूँ जरा इसको। एक काम करता हूँ, मैं एक्सेल खोल के समझाता हूँ। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया, क्यों नहीं खुला अब तक? हैंग हो रहा है शायद थोड़ा। खुल गया। अच्छा देखो, अभी जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, मैं नंबर ऑफ क्लासेस को सी कह रहा हूँ। नंबर ऑफ क्लासेस है हमारे पास कितनी, 10। 10। ठीक है। और क्लास और 10 कैटेगरीज में से जो उनके लेबल्स हैं, उनके लेबल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 0 से लेके 9 तक के वो लेबल्स हैं। ठीक है। ये होगा, ये लेबल्स है हमारे पास। ठीक है, ये लेबल्स हैं और क्लासेस जो है वो मेरे पास 10 हैं। अब होता ये है, वन हॉट इनकोड के अंदर हम लोग करते ये हैं कि भाई हमारा जो कंप्यूटर है वो जो है, अच्छा अब ये लेबल्स तो अभी मेरे पास ना इस फॉर्म के अंदर हैं, लेकिन ये स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। स्ट्रिंग कब होंगे? हाँ सही। स्ट्रिंग ये जब होंगे जब मिसाल के तौर पे अगर मेरी कोई ऐसी मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जिसमें मैं मुख्तलिफ एनिमल्स को जो है ना क्लासिफाई करना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल ली थी कैट, डॉग, हाँ हॉर्स, काउ, कैमल वगैरह, मैं इनको क्लासिफाई करना चाह रहा हूँ, तो फिर ये एक लेबल्स होंगे। ठीक है। सही, हाँ बन जाएंगे। फिर ये एक स्ट्रिंग होगा, बल्कि यहाँ पे कैट होगा, डॉग होगा और 5-6 जितनी क्लासें होंगी उनके उनके स्ट्रिंग होंगे। तो अभी समझ लो कि ये भी स्ट्रिंग ही है। ये एक तरह से समझ लो कि ये भी जो है ना वो स्ट्रिंग है। ये सब के सब जो है ना वो स्ट्रिंग है। ठीक। मिटा रहा हूँ लेकिन समझ लो कि ये स्ट्रिंग है, ताकि हाँ हाँ बात अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। अब होता ये है कि हमारा जो कंप्यूटर है और जो हमारा मॉडल है वो स्ट्रिंग्स को भाई नहीं समझ पाता। वो नहीं समझेगा कि कैट का मतलब क्या होता है, या वो ये नहीं समझता कि इन नंबर्स का मतलब भी वो नहीं समझता। वो तो सिर्फ और सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज समझता है हमारा कंप्यूटर। 0-1 यानी कि बाइनरी लैंग्वेजेस वो समझता है हमारा कंप्यूटर। वो इन नंबर्स को नहीं समझता। तो अब हमें इन नंबर्स को जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अच्छा, बाइनरी का मतलब हमें इन नंबर्स को 0 या 1 में कन्वर्ट करना है। अब 0 या 1 में कन्वर्ट हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम इनका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर निकाल लेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे जो ह्यूमंस भी समझ सकें और कंप्यूटर भी समझ सके और जिससे लर्निंग प्रोसेस आसान हो। अच्छा, अब करते ये हैं कि जितनी हमारे पास लेबल होते हैं उतने ही वेक्टर जनरेट होते हैं, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे अभी मेरे पास 10 लेबल हैं तो 10 वेक्टर जनरेट होंगे और हर वेक्टर में 10 वैल्यूज होंगी।
जैसे कि पहला वेक्टर जनरेट हुआ और हर वैल्यू के अंदर जो है वो, एक मिनट, यार ये बराबर में कैसे जाएगा? हाँ सही है। वही शॉर्ट की पता है, ये डायरेक्ट चले जाए बराबर में। हाँ जा रहा है, सही है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा साइज कम करूं फिर। नीचे से होगा ना, ये हो ही नहीं रहा ये तो। वो थोड़ा स्लो चल रहा है कंप्यूटर का। अब सही है, सही है। अच्छा अब महीना से रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इसी वजह से हो सकता है जूम थोड़ा हैवी चल रहा हो। हाँ हो सकता है। अच्छा अब जो है ये देखो, ये वेक्टर्स जनरेट हुए हैं कितने? 10 वेक्टर जनरेट हुए हैं हर लेवल के सामने। 0 के सामने भी एक वेक्टर जनरेट हो गया जिसके अंदर 10 वैल्यूज है। 1 के सामने भी एक वेक्टर जनरेट हो गया जिसमें 10 वैल्यूज है। 2 के सामने भी एक वेक्टर जनरेट हो गया जिसमें 10 वैल्यूज है। अब होगा ये कि कैसे पता चलेगा कि ये वाला वेक्टर का मतलब 0 है? क्योंकि ये 0 जो है ये फर्स्ट क्लास है ना, लिहाजा फर्स्ट क्लास के लिए फर्स्ट इंडेक्स पर जो है यहाँ पर आ जाएगा 1। 1 जो है ये सेकंड क्लास है, तो लिहाजा यहाँ पर आ जाएगा 1। 2 जो है वो थर्ड क्लास है, तो तीसरे इंडेक्स पे आ जाएगा 1। 3 जो है वो फोर्थ क्लास है, लिहाजा फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएगा 1। और इस तरीके से 4 जो है वो फिफ्थ क्लास है, तो फिफ्थ इंडेक्स पे आ जाएगा 1। समझ में आ रही है ये मैं क्या कर रहा हूँ? फिफ्थ इंडेक्स पे 6 क्लासेस। सही सही है, सही समझ में आ रही बात। ये वही हो गई 1 हॉट इनकोडिंग, खत्म हो गई 1 हॉट इनकोडिंग। अब ये जो 0 है ना, 0, इसकी इसकी इक्विवेलेंट बाइनरी जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमने ये बनाई है 1 0 0 0 0। इसका मतलब पहली बिट ऑन है, बाकी सारी बिट ऑफ है। पहली बिट ऑन का मतलब ये है कि ये पहली क्लास का लेबल है, और बाकी बिट ऑफ है इसका मतलब ये है कि और कोई क्लास नहीं है। फिर 1 की रिप्रेजेंटेशन हमने ये बताई, इसका मतलब दूसरी बिट ऑन है। दूसरी बिट ऑन का मतलब ये दूसरी क्लास से ताल्लुक रखता है, ये जो भी लेवल है, और क्योंकि बाकी बिट्स ऑफ है। तीसरी बिट ऑफ है, ये तीसरी क्लास है। चौथी बिट ऑफ है, ये चौथी क्लास है। इस तरीके से हमने जो है इन लेबल्स को 1 हॉट इनकोड कर दिया। और ये जब करते हैं जब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सही 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 सही। समझ आ गई 1 हॉट इनकोडिंग? हाँ समझ में आई, समझ में आई। अच्छा अब हमारे पास तो वही डायरेक्ट फंक्शन बना हुआ है। TensorFlow.keras.utils में से फंक्शन इंपोर्ट किया टू कैटेगोरिकल। ये टू कैटेगोरिकल फंक्शन हम के अंदर हम लोगों ने ट्रेन लेवल और टेस्ट लेवल्स दोनों पास कर दिए, और इससे जो है ये हो गई 1 हॉट इनकोड। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ट्रेन लेवल्स, तो देखो ये 1 हॉट इनकोड हुआ है। पहला लेवल जो है वो 0 होगा, इसलिए, या पता नहीं बीच के एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं मुझे। नहीं, दूसरा एलिमेंट जो है ना वो 0 है, क्योंकि इसमें पहली बिट ऑन है ना। तो ऊपर ये क्या है? ट्रेन लेवल्स है। ऊपर भी ये प्रिंट हुआ था ना, ये तो उसके ऊपर डिपेंड कर होगा ना, लेवल के ऊपर। ट्रेन लेवल्स। हाँ ये देखो ट्रेन लेवल्स हाँ जो ये है, देखो 50। देखो ट्रेन हाँ लेवल्स समझ। जो है ना, ये देखो ये 0 था। तो अब देखो 1 हाँ हॉट इनकोड होने के बाद ये ट्रेन लेवल, ये जो दूसरा वाला वेक्टर आया इसमें पहली बिट ऑन है। पहले पर, हाँ सही समझ गया। और ये जो पहला वाला था ना, पहला लेवल, ये 5 था। 5 का यानी मतलब है कि कि छठी पांचवी क्लास, बिट जो है ना ये बीच में कहीं है, वो दिख नहीं रही है अभी हमें। छठी दिखेगी क्लास कैसे? होगी ना। एक मिनट, दिख भी जाएगी अभी खबर। देखो दिख गई। 0th इंडेक्स वाला मैंने एक्सेस किया, 0 1, ये जो है ना। 0 1 2 3 4 5 6 छठी क्लास ही ना। सही है, देखो समझ गया मैं, हाँ बराबर। ये छठी क्लास है, तो छठी बिट जो है वो ऑन है। समझ में आ गई बात? हाँ तो ये बात समझ में ये आ जो है वो 1 हॉट इनकोडिंग हो गई भाई। गई। जबरदस्त। अब हमें करना है नेटवर्क डॉट फिट। और फिट के बाद जो है उसमें ट्रेन इमेजेस पास कर दी, जिनको हम वेक्टराइज कर चुके हैं ऑलरेडी, जिनको हम नॉर्मलाइज कर चुके हैं ऑलरेडी।
और ट्रेन लेबल्स पास कर दिए, जिन लेबल्स को हम लोग 1 हॉट एनकोड कर चुके हैं। ईपॉक्स 5 चला रहे हैं, बैच साइज 128 रख रहे हैं और इसको रन किया। ये 60,000 सैंपल्स पे रन होगा, थोड़ा सा टाइम तो लगाएगा। अबे ये सब सर ने पिछले सेकंड क्वार्टर में पढ़ा रहे थे, समझ ही नहीं आता था कुछ। अच्छा बस इसके साथ जो है ना ये एमनेस्ट की प्रॉब्लम समझ लो खत्म हो गई है, क्योंकि इसके बाद जो है ना बस ये नेटवर्क डॉट इवेल्युएट का स्टेप है और यहाँ पर इनके पास 97% एक्यूरेसी आई है, टेस्ट एक्यूरेसी। लेकिन ट्रेनिंग एक्यूरेसी कितनी है? ट्रेनिंग एक्यूरेसी आई है इनके पास 98.9% और टेस्ट एक्यूरेसी आई है 97। तो ये तो बहुत कम ओवर फिटिंग हुई है इस केस में। अभी जो हमारी पिछली प्रॉब्लम थी ना उसमें बहुत ज्यादा ओवर फिटिंग हुई है। अच्छा ओवर फिटिंग होती जब है जब हमारे पास ना डेटा सेट कम हो। यहाँ पर तो 60,000 इमेजेस थी, इससे बहुत कम ओवर फिटिंग हुई है। जबकि जो कैट वाली प्रॉब्लम है इसमें सिर्फ 2 से 9 इमेजेस थी ना, इसलिए बहुत ज्यादा ओवर फिटिंग हुई थी वहां पर। अच्छा सही 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 सही। जितना ज्यादा डेटा है तो उतनी हमारी मतलब एक्यूरेसी भी अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे 60,000 इमेजेस पे ये ट्रेन हो रहा है ना। हाँ समझ गया। बस ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ भी है, दिस गैप बिटवीन ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्ट एक्यूरेसी इज एन एग्जांपल ऑफ ओवर फिटिंग। ये जो गैप है ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्ट एक्यूरेसी के दरमियान, ये ओवर फिटिंग है, इसको कहते हैं ओवर फिटिंग। द फैक्ट दैट मशीन लर्निंग मॉडल्स टेंड टू परफॉर्म वर्स ऑन न्यू डेटा देन ऑन देयर ट्रेनिंग डेटा। इसका मतलब ये है कि जो मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो बुरा परफॉर्म करते हैं न्यू डेटा पर, ट्रेनिंग डेटा के मुकाबले में। जो न्यू अनसीन डेटा उनके पास आता है तो उसमें जो है वो बुरा परफॉर्म करते हैं। ओवर फिटिंग इज अ सेंट्रल टॉपिक इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 का ये सेंट्रल टॉपिक है। वहां पे ओवर फिटिंग से लड़ना सीखेंगे कि ओवर फिटिंग से जो है वो किस तरह से लड़ सकते हैं। अच्छा इसके बाद जो है ये स्केलर बता रहा है, टेंसर बता रहा है, ये सारी बेकार बातें। इस चैप्टर के अंदर ना ये चैप्टर 2 जो है ना वो तकरीबन खत्म हो गया समझ लो। इसमें बस अब एक चीज समझाने की रह गई है और वो है ग्रेडियंट डिसेंट की डेफिनेशन, वो डेरिवेशन करवाई होगी शायद सर ने तुम लोग को। हाँ नाम ले रहे थे, हाँ यार वही मैं बोला ना, चीजें सारी हॉट कोड की कोडिंग जो थी वो भी सर ने नाम ले रहे थे, लेकिन बस क्या चीज? कह रहा हूँ ये जो तुमने हॉट कोडिंग अभी जो समझाई वो भी सर वन हॉट बता इनकोडिंग। रहे थे। हाँ सॉरी वही। अच्छा इसको ना वन हॉट इनकोड पता नहीं क्यों बोलते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आई ये वाली बात। वन हॉट इनकोडिंग क्यों कहते हैं इसको? छोड़ो यार, रट्टा लगाओ। सही है। रन हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। कंट्रोल भी। नेटवर्क डॉट इवेल्युएट ये दो चीजें रिटर्न करेगा, टेस्ट लॉस और टेस्ट एक्यूरेसी। बल्कि ऐसे ही देख सकते हो ना, इसकी क्या जरूरत है यार, तो हटाओ। डायरेक्ट इसको रन करो, टेस्ट इमेजेस और टेस्ट लेवल्स होती है, ये डायरेक्ट ही हमें बता सकता है। प्रिंट प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बताएगा लॉस क्या है और एक्यूरेसी क्या है। अच्छा देखो अच्छा हमारी तो ओवर फिटिंग बहुत ही मामूली से हुई है, बुक वालों की बहुत ज्यादा हुई थी। हमारी जो टेस्ट ट्रेनिंग एक्यूरेसी है हमारी 98.87% है और जो ट्रेन एक्यूरेसी है हमारी वो 98.14% है। तो हमारी तो मतलब समझ लो हुई नहीं ओवर फिटिंग, कुछ भी नहीं हुई। ये सही जो है। पहली वैल्यू, जो पहला वो जो है वो क्या बता रहा है, टेस्ट ये इमेजेस लॉस जो है स्कोर है, वो? ये लॉस स्कोर है। अच्छा सही है। वो जो लॉस फंक्शन के थ्रू जो लॉस स्कोर कैलकुलेट हुआ है ना ये वो है। और ये जो एक्यूरेसी है इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। लॉस स्कोर से पता नहीं चलता क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं होता ना, ये परसेंट में इसको आराम से मल्टीप्लाई बाय हाँ वो सही। करो 100 तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इससे ज्यादा अच्छे समझ में आता है। इसीलिए ये जो है ना, ये जो मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने लिखा था, ये मैट्रिक्स में एक्यूरेसी इसलिए लिखी थी क्योंकि लॉस स्कोर से ना पिक्चर क्लियर नहीं हो पाती है। तो मैट्रिक्स में एक्यूरेसी इसलिए पास कर दें ताकि पिक्चर पूरी तरह से ना क्लियर हो जाए। सही।
तो ये आज का जो है ना ये खत्म हो गया। अच्छा मैं जो है ना अगर अगर दिल चाहे ना तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में जो है हमारे पास ना इस केरस के अंदर एक और है, और वो है फैशन एमनेस्ट। मैं दिखाता हूँ। बुक के अंदर? नहीं बुक के अंदर नहीं है, ये मुझे जो है ना ये कोर्सेरा से मुझे पता चला था कि फैशन एमनेस्ट भी इसके अंदर है। अगर दिल चाहे तो कर लेना, वो बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अंदर पिक्चर्स कुछ और हैं। अच्छा वैसे एक बात है, ये क्या कहते हैं, अभी तो ये जो लेबल्स थे ये तो नंबर्स थे, अगर हाँ स्ट्रिंग होते तब भी हम इसी काम कर रहे होते। अगर स्ट्रिंग होते, हाँ वैसे तो तुमने कहा था कि उन मैंने लेबल्स को करके मैंने नहीं स्ट्रिंग देखा, क्यों दी। मैंने करके नहीं देखा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो प्रोवाइड कर ही नहीं सकते ना, स्ट्रिंग वो समझेगा ही नहीं, एरर दे देगा वो। हाँ ये बात भी सही है। वो एरर दे देगा, वो हमें स्ट्रिंग को वो हमें समझेगा ही वो नहीं। ऐसा, हाँ नंबर ही लेबल देना पड़ेगा, फिर खुद से ही हमें ऐसा कोड करना पड़ेगा कि वो उनको हाँ स्ट्रिंग में। फैशन एमनेस्ट, अगर मैं कोड गलत नहीं लिख रहा हूँ तो हाँ भाई इसने डाउनलोड कर रहा है ये। बाकी अच्छा सब काम तो ऐसे ही होगा ना बाकी। हाँ ये और बड़ा डेटा सेट है। इसके अंदर जो है ना वो फैशन एमनेस्ट के अंदर जो पिक्चर्स है ना वो पिक्चर्स हैं, जूतों की पिक्चर है, चप्पलों की पिक्चर है, कपड़ों की पिक्चर है, पैंट्स, ट्राउजर्स, शर्ट्स, कोट्स, ये सारी चीजें हैं। और इन तमाम चीजों की जो है ना वो क्लास बनाई हुई है, यानी कि कुछ पिक्चर्स जो है ना वो कपड़ों की है, कुछ पिक्चर्स जो है वो शर्ट्स की हैं, कुछ पिक्चर्स ट्राउजर्स की हैं, कुछ पिक्चर्स जो है वो शूज की हैं। इस तरीके से जो है ना वो कपड़ों की जो है ना वो समझ लो 10 क्लासेस हैं इसके अंदर। ये देखो जैसे कि ये पता नहीं क्या दिख रहा है, ये कुछ समझ में आ रहा है ये क्या चीज है? नहीं। नहीं समझ में आ रहा। ये देखो ये पता चल रहा है ये कुछ शर्ट है ये शायद, हाँ yes का, हाँ सही है, शर्ट है ना। और फोर अगर मैं देखूं तो है। सुनो, ये इनका इनका जो पता लेबल नहीं। किया हुआ, इनका जो लेबल होगा वो भी नंबर्स पे किया हुआ होगा ना। देखो हाँ इनका लेबल्स ना इन्होंने नंबर में रखा हुआ है, लेकिन जब हमारी ये तो क्योंकि ना ये जो डेटा सेट है ना ये पैक हुआ हुआ है, लेकिन जब हमारी असल में जो जब हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम होती है ना। अच्छा ये जो है ना आज तो 40 मिनट से ऊपर होगा, ये बंद भी नहीं हुई मीटिंग, समझ से बाहर रही है। कर लो, खत्म कर लो, बस सही अच्छा है। बहरहाल मैं ये बता कर ना ये खुद से ट्राई कर लेना। ये एक बात बता दूं बस कि ये जो लेबल्स है ना, लेबल्स जब हम खुद जब हमारी कोई ओरिजिनल प्रॉब्लम होगी जिसमें हम खुद से इमेजेस प्रोवाइड करेंगे, ये इमेजेस तो पैक आई थी कैरस के अंदर, तो हमें इसमें जो है ना वो कुछ अलग से काम नहीं करना पड़ा। जब हमें अलग से काम करना पड़ेगा तो जाहिर सी बात है जो हम लेबल लगाएंगे वो हम यही लेबल लगाएंगे कि भाई ये शर्ट है, ये पैंट है, ये ट्राउजर है, ये शूज है, और ये कोट है। और इस तरीके से जो है ना वो हमें अलग ही लेबल लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है ना वो फिर होता ही है कि वन हॉट इनकोड का ये एक स्टेप होता है। मैं तुम्हें एक स्टेप नहीं बताया कि असल में यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स। वो स्ट्रिंग पहले कन्वर्ट, उन स्ट्रिंग्स को हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ क्लासेस के अंदर, यानी कि हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने शर्ट्स को ना फर्स्ट क्लास मान ली, उसको मैंने इंडेक्स दे दिया 0। मैंने ट्राउजर को सेकंड क्लास मान ली, उसको इंडेक्स दे दिया मैंने 1। फिर मैंने जो है ना शूज को जो है वो थर्ड क्लास मान ली, उसको इंडेक्स दे दिया 2। और फिर ये इंडेक्स फिर कन्वर्ट होते हैं वन हॉट इनकोडिंग वेक्टर के अंदर। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने ना डायरेक्ट वेक्टर प्रोवाइड किए हुए। अब 0 का मतलब अब इससे ना समझ में नहीं आ रहा है कि ये पता नहीं क्या बनियान टाइप लग रहा है मुझे, तो ये पता नहीं समझ से बाहर रही है। हाँ कुछ ऐसी ही है। ये शर्ट है, ये शर्ट है, और इसका इन्होंने लेबल दिया हुआ है 2। तो बहरहाल इसको भी जो है ना वो बिल्कुल यही कोडिंग होगी।
एग्जैक्टली सारी चीजें कॉपी पेस्ट करना, इसको करके देखना, इसका शेप देखना अच्छा अच्छा, और लेबल्स देखना इसके क्या लेबल्स हैं, मॉडल आर्किटेक्चर बनाना। सही। ट्रेन इमेजेस डॉट शेप, क्या शेप है? अच्छा इसमें भी 60,000 इमेजेस हैं। अच्छा कर ये लेना, जब इसको करो ना खुद से, तो यहाँ पर ना वेरिएबल का नेम चेंज कर लेना, क्योंकि ऊपर वाला वेरिएबल भी जो है ना वो ट्रेन इमेजेस है, ये वाला भी वेरिएबल ट्रेन इमेजेस, तो ये शायद गड़बड़ ना हो जाए। सही है। सही है। तो इसको ना आज से हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसको अगर दिल चाहे तो खुद से ट्राई कर लेना, बिल्कुल ये वही है। और फिर कल इंशाल्लाह ना ग्रेडियंट डिसेंट करके इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। जबरदस्त, सही है। सही है, ठीक है। चलो सही है, अल्लाह हाँ, हाफिज। हाफिज।